ये साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हमारे हर रोज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने के सीरीज में आज हम सेट 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। साथियों, हमारा पहला प्रश्न जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। प्रश्न कर रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। इसका उत्तर हो जाएगा लिथियम। इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक, देखेंगे। देखिए, लिथियम को बात करें, लिथियम का परमाणु संख्या 3, परमाणु संख्या जो है 3। एक सेकंड रुक जाइए। लिथियम का बात करेगा तो इसका परमाणु संख्या जो है, संख्या संख्या की बात करेगा तो 3, और द्रव्यमान की बात करेगा तो 7। ठीक है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम जो है ग्रुप ए का ग्रुप ए का तत्व है, ग्रुप ग्रुप 1 का। ठीक, प्रश्न करेगा। देखिए, सबसे हल्का धातु पूछ रहा है, सबसे हल्का धातु लिथियम है, लेकिन अगर बोलेगा सबसे हल्का तत्व तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। प्रश्न कर रहा है कि मीराबाई जो है किस काल की कवित्री थी। तो मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री। इसका आंसर हो जाएगा बी, भक्ति काल। ठीक है, मीराबाई जो है भक्ति काल की कवित्री थी। प्रश्न करेगा कि मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के गुरु जो थे वो संत रविदास। कौन थे? संत रविदास। ठीक, माफ कीजिएगा, संत रविदास। ठीक, संत रविदास को ही जो है रैदास कहा जाता था। रैदास, रैदास, संत रविदास को ही जो है रैदास कहा जाता था। ठीक, अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। देखिए, श्वेत क्रांति जो चला था, श्वेत क्रांति किसके अंतर हो जाएगा? दूध, दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित। ठीक है, दूध के उत्पादन से, ये तो ठीक है। प्रश्न करेगा हरित क्रांति, तो हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। प्रश्न करेगा पीली क्रांति, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। प्रश्न करेगा भूरी क्रांति, तो उर्वरक उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। ठीक, कर लेंगे। फिर स्वर्ण क्रांति करेगा तो वो बागवानी से है। ठीक, अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक। बोल रहा है कि इसमें ब्लैंक को फिल करना सही ऑप्शन से। बोल रहा है ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। देखिए, जब कोई दो जब क्या है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है ना, एंड से, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है हमेशा प्लूरल होगा। तो वर्ब जो है हमेशा प्लूरल होगा। तो इसमें देखिए, प्लूरल प्लूरल कौन सा है? एम तो होगा नहीं, सिंगुलर हो जाएगा। हैज भी नहीं होगा, तो हो जाएगा वर। इसका आंसर हो जाएगा ए, ई एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे। अगला प्रश्न है कि बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न कर रहा है कि बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, 2। बिहार के 2 स्थल को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। एक है बोध गया, जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स के लिए, और दूसरा है नालंदा। ठीक, जो नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो है नालंदा को 2016 में किया गया और बोध गया को 2002 में। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार प्रांतीय कमेटी की स्थापना जो है 1908 में की गई थी। कब? 1908 में की गई थी। ठीक है, प्रश्न करेगा कि अध्यक्षता किसने की थी। जिसके अध्यक्ष जो थे नवाब सरफराज हुसैन। कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन। ठीक, अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजात शत्रु के द्वारा बुद्ध की पूजा करने के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है धमेख स्तूप,
भरहुत स्तूप, केसरिया स्तूप या फिर सांची स्तूप? इसका आंसर हो जाएगा भरहुत स्तूप। क्या हो जाएगा? भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? 1973 में। अगला प्रश्न है कि पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व जो है मिर्जा सैफी ने किया था, मिर्जा सैफी ने। देखिए होता क्या है कि जब शाहजहां जब सिंहासन में बैठते हैं, शाहजहां शाहजहां जो है जब ये सिंहासन में बैठते हैं, ठीक है, जब सिंहासन में बैठते हैं तो उसके बाद जो है खान ई आलम, ये जो है खान ए आलम को बनाया जाता है गवर्नर। किसको बनाया जाता है? खान ए आलम को बनाया जाता है गवर्नर। लेकिन ये 1 साल के भीतर ये उतने योग्य नहीं होते हैं, ये उतना कुशल नहीं होते हैं, अकुशल गवर्नर साबित होते हैं, सही से काम नहीं होता है इनका। तो इनको जो 1 साल के अंदर ही जो है इनको पद से हटा दिया जाता है। 1 साल के अंदर ही जो है इनको पद से हटा दिया जाता है। और उसके बाद जो है इस खान ए आलम के बाद जो है जिनको पद से हटा दिया जाता है, फिर मिर्जा सैफी को बनाया जाता है गवर्नर। ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजना चालू है? तो जल विद्युत परियोजना चालू जो है 13। कितनी? 13। और 11 प्रक्रियाधीन है, 11 प्रक्रियाधीन है और 13 चालू है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? कानूनी अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है या फिर मौलिक अधिकार? देखिए, अगर हम बात करें मूल संविधान की, अगर बात करें हम अगर बात करें मूल संविधान की, तो मूल संविधान में जो है, एक सेकंड, मूल संविधान में जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। लेकिन आगे चलकर फिर आगे चलकर एक संविधान संशोधन होता है, 44th अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है, जो 1978 में होता है, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और इसको भाग 12, ठीक है, भाग 12 के अनुच्छेद अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया जाता है। ठीक, भाग 12 के, एक सेकंड, भाग 12 के 300 के क में डाल दिया जाता है। ठीक है, जब ये मौलिक अधिकार था तो ये अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा थी, अनुच्छेद 31 में इसकी चर्चा थी। लेकिन बाद में चल के 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और भाग 12 के 301 में डाल दिया गया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। सॉरी, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? कानूनी अधिकार है। बात करेंगे मूल संविधान में क्या था, तो मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में जो है अमेंडमेंट के बाद ये कानूनी अधिकार हो जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद की बात करेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा युधि प्लस स्थिर। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। देखिए, इसकी चर्चा हमने कल किया था शायद, कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। पिछले सेट में हमने इसकी चर्चा की है। ठीक है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि मतलब गई, टकरा के वापस आई, मतलब परावर्तन हुआ, इसके कारण जो है हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, बहुत साधारण सा बात है, सबको पता होगा, आयत का क्षेत्रफल जो है L/B। ठीक। और मानिए कि बोलता है कि परिमाप, तो परिमाप से हो जाता है 2 × L + B। क्या हो जाता है ये? परिमाप। परिमाप क्या हो जाता है? 2 × L + B। और मानिए कि प्रश्न करता है विकर्ण, प्रश्न कर दे कि आयत का विकर्ण क्या होगा। तो अगर विकर्ण की बात करेगा ना, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B²। कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई के बारे में पूछ रहा है, तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है
15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न करेगा कि भारत की मुख्य भूमि का जलीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर। प्रश्न करेगा भारत की मुख्य भूमि और अन्य भूमि सहित भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न करेगा पूरे भारत का क्षेत्रफल। प्रश्न करेगा भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये हो जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल। समझ गए? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत जो है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। क्या मां? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक। अगला प्रश्न है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी। देखिए प्रश्न कर रहा है कि समचतुर्भुज, बोल रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्णों का। ठीक है। अगर समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज का मतलब है कि चारों भुजा बराबर है। ठीक है, चारों भुजा क्या है? बराबर है। मान लेते हैं ये बनाते हैं हम समचतुर्भुज। रुकिए, हाँ, मान के चलते कि ये हमारा समचतुर्भुज। ठीक, थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं। ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसमें जो है दोनों विकर्णों का लंबाई दिया है। अब मानिए कि इसको 6 मान लेते, मान इसको 6 मानते हैं, इसको 8 मानते हैं। ठीक है, 6 8 मानिएगा ना। तो मानिए कि इस वाले लाइन को कलर बदल, मान लीजिए कि इस वाले को जो है आप 6 मानते हैं। ठीक है, इस वाले को 6 मानिएगा तो क्या होगा कि ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। और इसको अगर मानिएगा, इसको मानिएगा 8। ठीक है, तो क्या है कि ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। आपको पता होगा कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, पता है आपको? यानी कि ये एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा। ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए जो है ना, थोड़ा देर के लिए आप इस सब बात को भूल जाइए, इन सभी बातों का भूलिए थोड़ा देर के लिए। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये आपको पता है 3 है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए इसमें ये दिया है और ये दिया है, इसी को एंगल को आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए, यही तो है फिगर। फिगर यही है ना, ये 4 है, ये 3 है। आप ये नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। नहीं निकलेगा? ये जो है 3 है, एक सेकंड, 3 है, ये निकल जाएगा ना। निकालिएगा तो रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16 9 25 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए इसका एक भुजा निकला, ये जो है एक भुजा है, एक ही भुजा है ना ये जो है ये ऐसे था ना, तो इसका ये जो एक ही भुजा है, जब एक भुजा है और एक भुजा निकला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज का चारों भुजा तो बराबर ही होते हैं, तो एक भुजा निकला वही सारा भुजा भी वही होगा 5 सेंटीमीटर। और मानिए कि आप इन सभी तरीकों से अगर नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आपको माने कि इन सारा तरीका को नहीं करें तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। आप चाहे तो फार्मूला याद रख सकते हैं, फार्मूला याद नहीं रखना तो जैसा भी बताएं उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप फार्मूला से कर सकते हैं। इसका समचतुर्भुज के भुजा का जो है फार्मूला होता है 1/2, 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहाँ d1 d2 जो है उसका विकर्ण है। ठीक, अब इस फॉर्मूला पे डालिएगा फिर भी आपका आंसर वही आएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि x प्लस 1/x=2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसका एक साधारण सा बताते हैं ट्रिक। देखिए क्या है कि जब x प्लस 1/x को कुछ भी दिया रहे ना और बोले कि x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालो, तो क्या करेंगे? तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का क्या होता है फॉर्मूला? जो भी वैल्यू दिया है ना x प्लस 1/x, मतलब मान लो कि उसको मानो को p मान लेते हैं, तो p स्क्वायर -2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे p जो है ना, ये p का बात करें तो p जो है ये x प्लस xy का वैल्यू है, x प्लस 1/x का वैल्यू है। ठीक है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 -2, इसका आंसर आ जाएगा 2। कुछ नहीं करना है, x प्लस 1/x जो दिया रहे उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देंगे। ठीक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है? बोल रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क आपको नजर आएगा, यहाँ पे जो है, एक सेकंड,
यहाँ पे गौर से देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसी को निकालना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या है 0.15 है ना, उसके बाद है 0.3, फिर है क्वेश्चन मार्क, और फिर है 1.2 और 2.4। अगर आप गौर से देखिएगा तो अगर माने कि 0.15 में जो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, एक सेकंड, देखिए 0.15 में जो है आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.3 आएगा, यहाँ पे 2 से गुना हो रहा है। यहाँ भी देखिए 1.2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2.4 आएगा, मतलब ये हर अगला टर्म जो है पिछले टर्म में 2 से गुना करने के बाद आ रहा है, तो ये निकालना है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 से गुना करिएगा 0.6 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 0.6। इसके अगला बढ़िए आगे बढ़िएगा 0.6 में फिर से 2 से गुना कीजिएगा, देखिए 1.2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है, आंसर बताना है, पढ़िएगा ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। अगला प्रश्न है KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होता है वह है। देखिए इसका अगर कैलकुलेशन करने जाइएगा ना, इसका अगर माने कि पूरा इक्वेशन लिखते हैं तो काफी लंबा हो जाता है, इसको याद रख लेंगे। इसका आंसर जो होगा 3.3/5 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक कौन हुए, तो अंतिम मौर्य शासक जो हुए वृद्धरथ हुए, वृद्धरथ। प्रश्न करेगा प्रथम, तो प्रथम मौर्य शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। प्रथम हो जाएंगे और अंतिम वृद्धरथ। अगला प्रश्न है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए रॉकेट की कार्यप्रणाली जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। यहाँ पे जो है न्यूटन न्यूटन की गति का तृतीय नियम लगता है, कौन सा क्या लगता है, न्यूटन न्यूटन की गति का थर्ड नियम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। देखिए राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति जो है, राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के कुल संख्या का 1/10 भाग, राज्यसभा के कुल संख्या के 1/10 भाग। तो वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीट हैं, वर्तमान राज्यसभा में अगर देखा जाए तो 245 है, 245 का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग क्या होगा, इसको निकालें क्या आएगा 24.5, तब 24.5 आदमी तो बैठ नहीं सकता है, यानी कि 25 होगा। तो गणपूर्ति के लिए क्या कि 25 सदस्यों की आवश्यकता, 25 सदस्यों की उपलब्धता जो है आवश्यक है, उपस्थिति आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा निरोधी उपयोग के कम प्रभावी होने का कारण नहीं है, करेंगे इसको। इसका आंसर हो जाएगा काफी योजनाएं परस्पर व्यायी हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है, तो सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य जो है 2030 तक। अगला प्रश्न है कि मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है, मातंग जातक टेक्स्ट की भाषा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा आंसर, पाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है। देखिए पुष्टि मार्ग सिद्धांत की बात कर रहा है, तो पुष्टि मार्ग सिद्धांत जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दिया है, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने दिया है, ठीक है। इनका जन्म के बारे में पूछेगा तो 1479, कब, 1479 में इनका जन्म हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा रूट अंडर पी बाई रो, रूट अंडर पी बाई रो का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे पी जो है दाब दिखा रहा है और रो जो है माध्यम का घनत्व दिखा रहा है।
प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, मतलब साइज के बारे में, जो तत्व है उसके साइज के बारे में प्रश्न आ रहा है। देखिए आपको पता होगा कि आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम देखिए जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। देखिए इसका जो भी तत्व होगा उसका साइज जो है बड़ा होता जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। और जब जब दाएं से बाएं तरफ जाएंगे ना, दाएं से बाएं तरफ, तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे इसमें देखेंगे तो क्या है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम की अगर बात करें तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल ये सही है। सी देखेंगे, इसको देखेंगे तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम, और मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फिर सोडियम है। देखिए बोल रहा है कि मैग्नीशियम का साइज बड़ा है एल्युमिनियम का, एल 13, मैग्नीशियम एम जी, मैग्नीशियम जी 12, इसका है 12, इसका है 13, मतलब ये दाएं से बाएं जा रहा है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम देखेंगे तो दाएं से बाएं जाए तो मैग्नीशियम का साइज जो है एल्युमिनियम से बड़ा होगा, ठीक है। और सोडियम का इससे बड़ा होगा, ये भी ठीक है। फ्लोरीन क्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, साइज बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ये भी, ये गलत है, बी इसका आंसर गलत। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि कार्बन से बड़ा सिलिकॉन का है, ठीक है, कार्बन से बड़ा सिलिकॉन का तो है, लेकिन एल्युमिनियम का उससे बड़ा नहीं, एल्युमिनियम का सिलिकॉन से छोटा है। एल्युमिनियम सिलिकॉन से छोटा है। देखिए ना एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, सिलिकॉन का 14 है, मतलब आगे बढ़ रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है, तो उसका उसका क्या साइज छोटा होगा, लेकिन यहाँ बड़ा दिखाई दे इसका, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक द्रव्यमान जो है, सबसे अधिक द्रव्यमान की बात करेगा, सबसे अधिक द्रव्यमान जो है अल्फा कण का है। किसका है, अल्फा कण का। अगला प्रश्न है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, देखिए कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कर रहा है कि 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। ठीक। अगला प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब की बात करेगा, ये जीता कार्लिस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है, देखिए इसको करेंगे, बोल रहा है कि अगर यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, देखिए उत्तर पश्चिम अगर दक्षिण बन जाए, तो उत्तर पश्चिम का मतलब है ये, तो ये बोल रहा है कि ये अगर बन जाए क्या, दक्षिण। ठीक। फिर बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए, दक्षिण पश्चिम मतलब ये बोल रहा है कि ये बन जाए क्या, पूरब। ठीक है, तो बोल रहा है कि जाए तो इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा, बोला कि दक्षिण क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है कि उत्तर पूर्व क्या बना, दक्षिण। ठीक है, और उत्तर पूर्व बना है क्या, एक सेकेंड, बोला कि उत्तर पश्चिम बना है क्या, दक्षिण। जब उत्तर पश्चिम बना है दक्षिण, ठीक है, उत्तर पश्चिम बना है दक्षिण, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, उत्तर, बिल्कुल बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, पश्चिम, बन जाएगा ना। ये पूर्व तो ये पश्चिम, पूरब के उल्टा तो पश्चिम होगा ही होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अब बोल रहा है, ऐसा है, ऐसा है तो क्या बोल रहा है, तो दक्षिण क्या बनेगा। देखिए दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण जो एंगल की अगर बात करें तो दक्षिण ये एंगल होता है ना, ये एंगल, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, पूरा उत्तर बन जाएगा, पूरा उत्तर, पूरा उत्तर बन जाएगा। इसके आंसर उत्तर पूरा बोलिए या फिर पूरा उत्तर बोलिए, उत्तर पूरा ही बोल लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में स्थित है। देखिए सर्वाधिक पूरब में स्थित है किशनगंज। क्या स्थित है, सर्वाधिक पूरब में किशनगंज स्थित है। बात करेगा सर्वाधिक पश्चिम की, तो सर्वाधिक पश्चिम में जो है, सर्वाधिक पश्चिम में कैमूर स्थित है। क्या, सर्वाधिक पश्चिम में, पश्चिम में सर्वाधिक कैमूर। ठीक।
और क्या है कि सर्वाधिक उत्तर में अगर बोलेगा, सर्वाधिक उत्तर में पश्चिमी चंपारण, सर्वाधिक उत्तर में पश्चिमी चंपारण हो जाएगा और सर्वाधिक दक्षिण में गया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति जो होती है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है कि 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके थे? ठीक है, तो 12 जनवरी 2019 की बात कर रहा है। तो 12 जनवरी 2019 की अगर बात करेगा तो उस समय तक जो है 103 संशोधन हो चुके थे। कितने? 103 संशोधन। लेकिन बात करेगा अभी की, अगर नवंबर 2024 तक की बात करें, ठीक है, एक सेकंड, अगर बात करेगा नवंबर 2024 तक की, तो नवंबर 2024 तक जो है 106 संशोधन हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। आगे और बढ़ेगा तो फिर इसमें संख्या में इजाफा होगा। तो नवंबर 2024 तक 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये तो आपको सबको पता होगा, ये प्रस्तावना में है। साथ ही प्रस्तावना को जो है, प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना को प्रस्तावना को जो है 13 दिसंबर 1946 में, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और तब उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना बनती है। प्रश्न करेगा कि क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हो सकता है? और बात करें तो पहले क्या था, अगर स्टार्टिंग में बात करें तो ये मानना था सुप्रीम कोर्ट का कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन आगे चलकर इस पर काफी विवाद होने के बाद आखिरकार केशवानंद भारती बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और इसके तहत ही प्रथम और एकमात्र संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल जो पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। अगला प्रश्न है कि 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता कितनी है? देखिए 3 पर चित आने की प्रायिकता जो है, टोटल संभावना 16 हो जाएगा इसमें। देखिए क्योंकि 4 सिक्का उछला है, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 16। एक सिक्का में 2 संभावना, 4 सिक्का में 16। और मान लीजिए कि चित आने की संभावना बोल रहा है तो ये हो जाएगा 4, मतलब 4/16 मतलब 1/4। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/4। अगला प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए कोशिका में केंद्रक की खोज की बात कर रहा है, तो कोशिका में केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, प्रश्न करेगा जीव द्रव्य, तो पुरकेंजे, जीव द्रव्य पुरकेंजे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? देखिए पादप जगत जगत का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मटर के पौधे में प्रतानों की वृद्धि डैश के कारण होती है? देखिए प्रतानों की वृद्धि की अगर बात कर रहा है, क्या ऑप्शन पढ़ेंगे? प्रतानों की वह कोशिका जो सारे संपर्क में रहती है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रतानों की वह कोशिकाएं जो सहारे वस्तु के संपर्क में रहती है, तेजी से विभाजित होती है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि धमनियां और शिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नलिकाओं की डाल से जुड़ी होती है? देखिए धमनियां और शिराएं अगर देखा वैसे जब तक मोटी रहती है तब तक अलग अलग रहती है, आखिर में जाकर जो है ये दोनों जो है केशिकाओं की मदद से जुट जाती है, केशिकाओं की मदद से। अगला प्रश्न है कि मेंडल के द्वारा द्विसंकर संकरण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि वस्तुओं की डैश के कारण उत्पन्न होती है? तो कि ध्वनि जो है वस्तुओं के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि कार्य में केवल डैश होता है, डैश नहीं होता है? देखिए कार्य जो होता है, कार्य की अगर बात करें तो कार्य में जो है करेंगे इसको, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। ठीक है, कार्य में कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कि किस अभिकर्मक के साथ स्टार्च नीला रंग देता है? आयोडीन, मेथिलीन ब्लू, इओसिन, फास्ट ग्रीन। आयोडीन ही होगा। आयोडीन के साथ जो है स्टार्च नीला रंग देता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं, प्रोटीन का संश्लेषण तो उसका कार्य है राइबोसोम। कोशिका श्वसन नहीं, कोशिकीय अपशिष्ट को तोड़ना ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परतों को ढकने के लिए उत्तरदायी है? तो परतों को ढकने के लिए जो है उपकला ऊतक उत्तरदायी है, उपकला ऊतक। ठीक है। बाकी तंत्रिका ऊतक वाले पता ही है, जो संवेदना को इधर से उधर करने में जो है तंत्रिका ऊतक। ठीक, संयोजी ऊतक जोड़ने के लिए, मांसपेशी ऊतक तो है ही है। इस तरह से जो है हम लोग ने सेट 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और हमने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग फिर 5वां सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल अगले लेक्चर से। बाकी इस क्लास से या फिर और भी किसी क्लास से कोई समस्या या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इन सब के लिए जो है आप हमारा यूट्यूब चैनल द एग्जाम सिंडिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और चैनल पे जो भी चीज़ कराया जा रहा है उसको आप सही से करिए। ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी जो क्या है कि बिहार पुलिस एग्जाम नज़दीक आ रहा है और भी कई एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। सभी एग्जाम में जो भी जीएस संबंधित एग्जाम है, सभी एग्जाम में ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप सही से करें। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।